हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी सेल सीरीज का एक वीडियो। जी हां दोस्तों, ये वाला वीडियो रहेगा हमारा सेल सीरीज का और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी दोनों सीरीज का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। और इस समय हमारी दोनों सीरीज का मतलब यह हुआ कि एक तो चल रही है अपनी सुपर 25 सीरीज और दूसरी चल रही है सेल सीरीज। और अब सुपर 25 सीरीज तो आप जानते ही हैं कि उसमें मैं हर 25 क्वेश्चन ऐसे लेता हूं जो किसी भी पेपर में या तो आए हुए होते हैं या फिर आने की संभावनाएं होती हैं। और आज इस वाले वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं सेल सीरीज का होगा और यह पार्ट होगा हमारा पार्ट 8। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं, 7 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपने वो वाले सभी पार्ट्स हमारे देख लिए होंगे। तो बिना देर करे अपने पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वाले पार्ट में दोस्तों हम और आप बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका के अंग की, जिसका नाम होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है दोस्तों इसका नाम आप सबने खूब सुना होगा क्योंकि यह बहुत ही जाना माना नाम है, इसलिए इसके बारे में तो पढ़ना बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने से पहले इसके 2 पार्ट में डिवाइड करो। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला वाला भाग जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोस। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोस बोलते हैं। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्ड्रिया। तो पहला भाग हुआ माइटोस और दूसरा क्या हो गया? कॉन्ड्रिया। अब माइटोस और कॉन्ड्रिया 2 में बटा, जिसमें से माइटोस का मतलब होता है दोस्तों थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागे। और जो कॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है दोस्तों कण। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे धागे से हों, बहुत छोटे छोटे से कोशिका के अंदर धागे जैसे कण नजर आते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है दोस्तों कालीकर। क्या नाम है दोस्तों? कालीकर। और अगर आप सन जानना चाहते हैं तो सन है ये 1850। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक कालीकर के नाम के साइंटिस्ट ने सन 1850 में इन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये याद रखें दोस्तों, इसकी खोज किसने की है? तो आंसर आएगा कालीकर ने की है। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि उन्होंने कीटों की पेशियों के अंदर करी थी। कीटों के अंदर एक पेशियां होती हैं जिन्हें कहते हैं रेखित पेशियां। याद रखना, पेशियां भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, वो कभी पेशियों वाला चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो कीटों के अंदर एक पेशियां होती हैं रेखित पेशियां, उनके अंदर कालीकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपके सामने यहां पे 2 नाम लेना चाहूंगा, जिसमें से पहला नाम है दोस्तों फ्लेमिंग का। क्या नाम है? फ्लेमिंग का। और याद रखना, जो फ्लेमिंग थे इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था भैया, और वो नाम क्या दिया दोस्तों? फिला। तो याद रखना, एक नाम तो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है वो हम आपको भी बताएंगे, लेकिन अभी हमने आपको क्या क्या बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, वो बात की है हम लोगों ने। और अभी हमने क्या बात आपसे करी है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्लेमिंग, तो इन्होंने क्या कहा? इसको फिला नाम दिया है। और एक बात और सुन लो दोस्तों, एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है अल्टमान। क्या पता आपके काम आ जाए। अल्टमान ने दोस्तों इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। ऐसे समझो। तो अभी ये 2 नाम दिए गए किनके द्वारा? फ्लेमिंग ने कहा फिला और अल्टमान ने कहा बायोप्लास्ट। उसके बाद एक नाम याद रखें दोस्तों, सबसे जरूरी नाम है, और वो नाम है दोस्तों सी बेंडा का। क्या नाम है दोस्तों? सी बेंडा का। तो सी बेंडा ने ही क्या किया है? इसका नामकरण किया है। और नामकरण समझ गए होंगे, क्या नाम दिया है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। जल्दी से मेरे संग बोलो, खोज किसने की? कालीकर ने। कब की? 1850 में। कहां की? तो कीटों की रेखित पेशियों में की। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग ने क्या कहा दोस्तों? फिला नाम दिया। उसके बाद अल्टमान ने क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा।
और अंतिम में क्या हुआ कि सी बेंडा ने इसको इसका अपना नाम दिया, जिसको आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने में कुछ इस तरह की लगती है। आपको बताएं, देखिए कुछ इस तरह से, ये इस तरह की होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से देख रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा साफ सुथरा। इस अंदर ये उंगली जैसी निकली हुई है, जरा नोटिस करिए, और इस तरह का होता है। ये है असल में माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर की जो सतह होती है वो दोस्तों होती है बहुत चिकनी। याद रखना, बहुत ही चिकनी सतह होती है किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसके अंदर ये जो उंगली जैसी संरचनाएं निकली हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहते हैं, याद रखना। और हां, इसके अंदर यहां पे कई सारा पदार्थ भरा होता है, इस तरीके से बहुत सारा इसके अंदर, एक तरीके से कह सकते हो आप, एक बहुत ही एक गाढ़ा जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना। ये अंदर जो भाग भरा हुआ है इसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर आपको बता दें दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर डीएनए भी होता है, और इसके अंदर आरएनए भी होता है, याद रखना दोस्तों। और इसके अंदर कई सारे विकर भी पाए जाते हैं। विकर का मतलब होता है दोस्तों एंजाइम। विकर का मतलब क्या होता है, एंजाइम। और याद रखना, वो विकर या फिर वो जो एंजाइम होते हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस का। किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। और उसके बाद ये बनाते हैं दोस्तों ऊर्जा। उसका क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। याद रखना, एक कोशिका में एक चक्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। कभी मौका मिला मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अपना पॉइंट चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे समझो कि इसमें जो ये एंजाइम है ये यूज कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का। और इसको एक तरीके से क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, क्रेब्स चक्र। और इसके बाद ऊर्जा बनती है दोस्तों, याद रखना, इसके बाद क्या बनती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा बनती है। और वो ऊर्जा किस रूप में बनती है दोस्तों, वो बनती है एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में, याद रखना। फिर समझो इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर क्या भरा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज तो है ही है इसके अंदर। उसके बाद इसमें कई सारे एंजाइम हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, मतलब क्रेब्स साइकिल भी चला रहे हैं। एक साइकिल होगी, मैंने बताया आपको, समझा दूंगा। और उसमें उसके बाद ऊर्जा रिलीज हो रही है, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और हां, ये ऊर्जा किस रूप में होती है दोस्तों, एटीपी। और इस एटीपी को हम लोग दोस्तों कह देते हैं एडिनोसिन। नाम याद करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इस एटीपी का पूरा नाम है। ये आपको बताने में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि जो एक ग्लूकोज का अणु होता है, आपको बता दें दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए, उम्मीद है आपको मालूम होगा, एक ग्लूकोज का जो अणु होता है वो हमेशा 38 एटीपी ऊर्जा देता है। इसको आप लोग ऐसे करके बिल्कुल याद करो कि ये जो एटीपी है ये एक तरीके का, एक कह लो आप, एक यूनिट है ऊर्जा की। और इस यूनिट में क्या है कि एक ग्लूकोज का अगर अणु होगा तो हमें क्या देता है, 38 एटीपी ऊर्जा हम लोगों को देता है। अब अगर आप बात करोगे कि आखिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी लंबाई, अच्छा एक बात और, अगर हम बात करें आपसे इसके आकार के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से लंबी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है। तो मोस्टली इसके आकार होते हैं। और हां, ऐसा नहीं है कि एक कोशिका के अंदर एक ही टाइप की माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, मतलब एक कोशिका के अंदर सब गोल हो या सब चपटी हो, यह कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग आकार की माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी एक कोशिका के अंदर हो सकती हैं। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर, याद रखना, किसी भी कोशिका के अंदर जो नॉर्मल संख्या होती है किसी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कितनी हो सकती है दोस्तों, 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर नॉर्मल में हो सकती हैं, याद रखना। और हां, एक बात और आपको बताएं दोस्तों, देखिए मेरा तो यही मन होता है कि मुझे जो बातें जितनी मैं आपको बता सकता हूं मोस्टली इस लेक्चर के अंदर, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर उसके अलावा भी आपको चीजें जाननी है तो आपने हमारा जरूर 100% आपने हमारा कोर्स तो ले ही लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा, आपको सुनते रहना।
अगर हम बात करें यकृत कोशिकाओं की, किन की बात करें, लिवर सेल की बात करें, यकृत कोशिकाओं की, तो दोस्तों याद रखना रिकॉर्ड की गई हैं 1500 माइटोकॉन्ड्रिया तक। इसका मतलब कि अगर यकृत कोशिकाओं की बात करोगे, देखो नॉर्मल है तो 40 से 50 सब में होती है, 60 70 50 60 होती हैं, लेकिन यकृत कोशिकाओं की बात करेंगे तो उनके अंदर 1500 माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जा सकते हैं। और हां दोस्तों, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी एक पॉसिबल बात है। तो याद रखना दोस्तों कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के आधार पे। अब समझो बात को, अभी अभी आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया दोस्तों, ऊर्जा बनाई। तो ऊर्जा बनाई इसलिए दोस्तों इसको हम लोग एक मतलब कह लो उपनाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों कहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये बनाती है बहुत ही ज्यादा भयंकर ऊर्जा बनाती है। ठीक है, किस रूप में बनाती है, एटीपी के रूप में बनाती है। पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट पूरा नाम है, जो कि एक ग्लूकोज के अणु से मिलता है। ठीक है, और अगली बात, एक कोशिका में कितने हो सकते हैं दोस्तों, 40 से 50 नॉर्मल होते हैं। और सुनो, यकृत में कितने हो सकते हैं, 1500 तक। और अगर बात करेंगे शैवाल की तो कभी कभी इसके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये नॉर्मल आपको बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आ गई होंगी। और अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और भी, तो आप ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो ऐसा है, आपको बताएं थोड़ा सा, इसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए आकार में कभी कभी गोल भी होता है। देखो मैंने आपको पिछले अपने किसी लेक्चर में 100% बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो भी आप लोग सुन लीजिए। याद रखना कि अपने शरीर के अंदर दो तरीके के डीएनए होते हैं। याद रखना, हम लोगों के शरीर के अंदर दो तरह के डीएनए होते हैं। एक डीएनए तो होते हैं दोस्तों गोलाकार, कौन से होते हैं, गोलाकार, गोल डीएनए। और दूसरे वाले डीएनए होते हैं दोस्तों गुणसूत्री डीएनए। गुणसूत्री मतलब होगा रेखित, गुणसूत्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखित। रेखित मतलब हुआ कि देखो अगर डीएनए इस तरह का है, इस तरह का, ये होता है रेखित, और ये होता है दोस्तों इस तरीके का गोलाकार डीएनए। तो याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर रेखित डीएनए भी हो सकता है, मतलब गुणसूत्री वाला, और इसके अंदर गोलाकार डीएनए भी हो सकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि गोलाकार डीएनए को ही हम लोग और क्या नाम देते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड नाम देते हैं। यह नाम आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा। तो याद रखना कि इसके अंदर गोलाकार डीएनए जिसको हम लोग प्लाज्मिड कह रहे हैं वो भी हो सकता है, और इसके अंदर रेखित डीएनए जिसको आप गुणसूत्री डीएनए कहते हो वो भी हो सकता है। एक बात और सुनो दोस्तों, याद रखना मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में जरूर बताया होगा कि दो टाइप की सेल होती हैं। पहली वाली होती हैं प्रोकैरियोटिक, कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी वाली आपको मैंने बता रखा है यूकैरियोटिक। तो याद रखना कि कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, यह केवल और केवल किन के अंदर मिलता है दोस्तों, यूकैरियोटिक के अंदर। और एक बात और सुनिए, यूकैरियोटिक के अंदर भी ये आपको जंतु कोशिका में भी मिल जाएगा और पादप कोशिका में भी मिल जाएगा। मतलब जंतुओं में भी पाया जाता है दोस्तों और पादपों में भी पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग जब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही एक भाषा में पॉलीसैकेराइड भी कहा जा सकता है। अब सुनिए मेरी बात को, कार्बोहाइड्रेट को एक भाषा में क्या कहते हैं, नॉर्मल, मतलब इसको दूसरा नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड, सॉरी ऐसे कर लो सैकेराइड। मैं देखो मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, ठीक है, समझना बात को, थोड़ा दिमाग लगा के, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को मैंने और क्या नाम दे दिया, नॉर्मली नाम देते वैसे तो सैकेराइड। अब सैकेराइड आप जानते हो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सैकेराइड मतलब स्वाद में मीठे होंगे, समझो बात को। अभी मैं आपको आपके पॉइंट तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अब समझना, सैकेराइड हो गए 3 टाइप के। पहले होते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे होते हैं डाइसैकेराइड, और तीसरे होते हैं दोस्तों
पॉलीसैकेराइड। अब इसको कैसे समझेंगे तो सुनिए जरा। जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मतलब ये आप ऐसे देखो, थोड़ी सी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो प्लीज जरा ध्यान से सुन लेना। मैं बहुत छोटा सा ऐसी परिभाषा बताऊंगा जिससे जिंदगी में नहीं भूलोगे। जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर आप इन्हें किसी जल में डालो, नॉर्मल किसी जल के अंदर डालो, तो आपको घोलना भी नहीं पड़ेगा और ये घुल जाएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ग्लूकोज, आप समझ रहे होंगे, ग्लूकोज आप पानी में डालो तो पानी में आपको घोलना नहीं पड़ेगा, घुल जाएगा। एक बात हो गई। अब मोनोसैकेराइड के जब कुछ अणु मिले तो क्या बनाया उन्होंने, डाइसैकेराइड। अब सुनो, ये भी जल में घुल जाएंगे लेकिन इन्हें घोलना पड़ेगा, याद रखना, जल में घोलना पड़ेगा इनको। तो जैसे चीनी, समझ गए होगे बात को, सुक्रोज जिसको बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज बोलते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, डाइसैकेराइड। और तीसरा वाला क्या होता है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड। याद रखना, पॉलीसैकेराइड कभी भी जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि देखो, एक सीरीज याद करो, मोनोसैकेराइड मिले तो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मिले तो पॉलीसैकेराइड। इसका उल्टा करो, पॉलीसैकेराइड टूटे तो बना डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड टूटे तो क्या बना, मोनोसैकेराइड। तो याद रखना कि लास्ट में जो मेन अणु थे वो कौन से थे दोस्तों, वो थे मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड का मतलब मोस्टली बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। याद रखना, मैंने अभी बोला मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। और आप सबको मालूम है ग्लूकोज क्या करता है, हम लोगों को ऊर्जा देता है। आप लोग टीवी पे ऐड भी देखते होंगे कि ग्लूकॉन डी ऊर्जा बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो ग्लूकोज किस तरीके से काम करता है। जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा तो उस समय क्या हुआ कि हमारी बॉडी में क्रेब्स चक्र या ऑक्सीजन का ही तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग, और उसके बाद क्या हुआ, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकली। और कितनी निकली वो मैंने आपको बता दिया कि एक ग्लूकोज का अणु क्या करता है, 38 एटीपी ऊर्जा देता है। अगर आपको मैं इसके बारे में और भी बताना चाहूं तो उसको भी सुनिए। याद रखना दोस्तों, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मली लंबाई जो होती है, जो नॉर्मल लंबाई मानी गई है, वो मानी गई है 0.2 से 7 माइक्रोमीटर तक की। याद रखना, 0.2 से 7 माइक्रोमीटर तक इसकी एक लंबाई हो सकती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया गोल है, याद रखना, अगर गोल है तो याद रखना उसका जो व्यास होता है दोस्तों, वो लगभग 0.2 से 3 म्यूमीटर तक का हो सकता है। ये है इसका व्यास, ठीक है, अगर गोल है माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी तो लंबाई मैंने आपको बता ही दी है। मेरे ख्याल से इतनी बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उचित थी, अच्छी थी, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और उम्मीद ये भी है कि आपको जितनी नॉलेज दे पाऊंगा दोस्तों उतनी दूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हमारा वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और याद रखना दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उससे हमारा बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हो जाती है, हमारे अंदर और भी जोश आता है कि हम आपको अच्छी से अच्छी बातें सिखाएं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।